यहाँ पे, बाकी यहाँ से कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए वॉइस का। तो देखना, हम लोग स्टार्ट करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बेसिकली जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है यहाँ पे, पहले इसमें एक सेंटेंस, एक दो पॉइंट्स उसको पहले नोट कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद समझते हैं ये एक्चुअल में होता है क्या है। ये पॉइंट साथ में नोट करते जा सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है, इसका डिफिनेशन बोल रहे हैं यहाँ पे, द आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन, द आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन the outermost s electron in bracket nh2। वैसे हम लोग जानते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं हम लोग, n, फिर सेकेंड लास्ट को n-1। तो यार इसमें द आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन इन ब्रैकेट nh2 पेनिट्रेट टू n-1d, penetrate to n-1d electron and thus become closer to nucleus, become closer to nucleus। The outermost s electron in H2 penetrate to n-1d electron and thus become closer to nucleus. This results in less ability of NH2 electron for bonding, electron pair for bonding। Or we say that NH2 electron pair becomes inert। This is called inert pair effect। मैं रीड भी कर दे रहा हूँ सेंटेंस क्या है इसमें, अगर किसी को राइटिंग में दिक्कत आ रहा है। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ध्यान से समझोगे, काफी लॉजिकल पार्ट है, इसमें समझना रहेगा तुम्हें। तो मैं रीड कर दे रहा हूँ, द आउटर मोस्ट s electron in bracket nh2 penetrate to n-1d electron and thus become closer to nucleus। This results in less ability of NH2 electron pair for bonding, or we say that NH2 electron pair becomes inert। This is called inert pair effect। समझते हैं क्या पूरा डेफिनेशन का मीनिंग। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पॉइंट और नोट डाउन कर लेना पहले। द इनर्ट पेयर इफेक्ट begins n greater than equal to 4 and increases with increasing value of n। Increasing value of n only p block elements show inert pair effect। only p block elements show inert pair effect। तो इसमें नोट डाउन कर, उसके बाद समझते हैं एक्चुअल में है क्या यहाँ पे।
सेकेंड पॉइंट है द इनर्ट पेयर इफेक्ट begins n greater than equal to 4 and increases with increasing value of n. और लास्ट पॉइंट only p block elements shows inert pair effect. कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। डन। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर एक सेकंड, कर लो, कॉपी कर लो इसको। और बाकी जो लोग पूरा क्लास अटेंड करते स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, फिर उनको रिकॉर्डिंग देखने की इवन जरूरत ही नहीं पड़ेगा फिर। ये तो उनके लिए है। और बाकी जब तुम्हारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें फिर रिकॉर्डिंग होता भी नहीं है। ऑफलाइन लेक्चर जब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा तो जब सारे बच्चे क्लासरूम में ही रहते हैं फिर उसमें रिकॉर्डिंग किया ही नहीं जाता है, लेकिन पहले ऑफलाइन क्लास होता था। तो ऑनलाइन में तो कुछ का नेटवर्क इशू या जो भी रीजन रहता है अलग अलग, या किसी कारण से क्लास अटेंड नहीं हो पाता है नेटवर्क एरर के कारण, उसके लिए रिकॉर्डिंग जो भी रहता है यहाँ पे उसके लिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग इसमें यहाँ पे आते हैं, इस पेज पे भी आते हैं, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं हर एक पॉइंट को। अभी सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सा ही बाकी लिखना लिख। कर लो, नोट कर लो जल्दी से इसको। ऑनलाइन कितने दिन चलेगा? ऑनलाइन तुम्हारा ये ऑफलाइन ही अब नेक्स्ट वीक से तो कंप्लीट ऑफलाइन ही होना, ऐसा है। बाकी उसमें तुम एक आध वीक का ज्यादा टाइम दिया जाएगा। जो लोग है तो दिवाली तक का ही टाइम है कि आ जाओ दिवाली के बाद नासिक, जो लोग भी बाहर के भी हो। बट उसके बाद देखते हैं, वो अगर टाइम दिया भी जाए तो एक आध वीक का टाइम दिया जाएगा। बाकी वो फाइनल ग्रुप पे जो भी रहेगा तो मैं इन्फॉर्म किया जाएगा, फाइनल डिसीजन जो भी रहता है। बट जितना जल्दी अगर नासिक आते हो तो ऑफलाइन क्लासेस मतलब चांस है कि बहुत ज्यादा कि ऑफलाइन ऑनलाइन एक आध वीक तक चलेगा तुम्हारा। ऐसा नहीं कि जो लोग नहीं आ पा रहे हो नासिक उनके लिए सिर्फ देखते हो, मतलब वही ऐसा है कि सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कि बाहर हैं, वो किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं। अगर दो चार बच्चे भी है कि मान लो मैक्सिमम बच्चा, लेकिन दो चार बच्चे भी बाहर हैं, इसलिए हो सकता है कि और एक आध वीक एक्सटेंड हो। वो डिपेंड करता है वहाँ पे। नहीं, वो फिर देख लो, तुम्हें ग्रुप पे मैसेज किया जाएगा जो फाइनल डिसीजन होता है कि कब तक। मतलब एक यही है कि ओवरऑल ऑफलाइन दिवाली के बाद ऑफलाइन तो स्टार्ट हो ही चुका ऑलरेडी। ऑनलाइन बस उस बच्चों के लिए है कि जो लोग किसी कारण से नासिक नहीं आ पा रहे, उनके लिए भी ऑनलाइन चल रहा है। बाकी ऑफलाइन तो अभी स्टार्ट हो ही चुका है। और दिवाली के बाद और ज्यादा बच्चे, उनको बोला भी गया, एक मैसेज भी आया था तुम लोगों के ग्रुप पे, ऐसा कुछ दिवाली तक शिफ्ट हो जाना है। पाठक सर ने एक मैसेज भी किया था, उसी के अकॉर्डिंग अपना मतलब अरेंज करना है कि दिवाली तक, अगर दिवाली के बाद शिफ्ट हो जाते हो या उसको एक दो बार टाइम दिया जाएगा तुम्हें। ऐसा नहीं कि अचानक से ऑफलाइन कंप्लीट ऑफलाइन हो जाएगा और बाकी जो अगर नहीं आ पा तो उनके लिए ऑनलाइन भी तो चलेगा ही। बट ऑफलाइन में जो आता है, जो भी बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं, टीचर्स अवेलेबल होते हैं, जो भी यहाँ पे आए हो गए, जो भी कोई डाउट रहता है पूछते हो, तो फिर ऑनलाइन चीजें में नहीं हो पाता है। कोई डाउट आ गया तो फिर आप जब लेक्चर होगा या डिस्कशन होगा उसी टाइम पूछ पाओगे। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल जब। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझते हैं। ये तो हम लोग बस स्टेटमेंट लिखे हैं अभी, एक्चुअल में होता है क्या ध्यान से देखोगे
तो सबसे पहले पी ब्लॉक की बात करें, हम लोगों ने पी ब्लॉक में पढ़ा था कि ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट होता है वहां पे। तो सबसे पहले लोग ग्रुप नंबर 13 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है तुम्हारा? बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब सबका यहाँ पे एटॉमिक नंबर, तो बोरन का एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम 13, 30, गैलियम 31, 20, इंडियम 49 और थैलियम 81। अब सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिखना है यहाँ पे। तो बोरन का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे, ये क्या रहता है तुम्हारा? हीलियम 2s2 2p1, एल्युमिनियम का नियॉन 3s2 3p1, गैलियम का आर्गन 3d10 4s2 4p1। मैं यहाँ भी रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है? 4s में, देन 3d में। बट एक सीक्वेंस में लिखने के लिए मैंने 3d को पहले लिखा और 4s को बाद में लिखा हुआ है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना सर, आपने तो 4s को बाद में लिखा है और जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में करने पढ़ाया तो वहां पे 4s में पहले। तो मैं भी वही बात बता रहा हूँ कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, देन 3d। एनर्जी 4s का कम है, बट सिर्फ एक सीक्वेंस में लिखने के लिए 4s को बाद में लिख रहे हैं हम लोग। इंडियम का उसी तरह क्या रहेगा? क्रिप्टन, क्रिप्टन 4d 10 5s2 5p1। और फिर थैलियम में जेनॉन 4f14 5d10 और 6s2 6p1। काउंट भी कर रहे हो, 81 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 54 प्लस 14 68, 68 प्लस 10 78, 78 प्लस 3 81। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया यहाँ पे। अब इस केस में देखना यहाँ पे कि सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2s2 2p1, 3s2 3p3, 4s2 4p1। अब इसका डिफिनेशन जो हम लोग इनर्ट पेयर देख रहे थे उसको देखना है यहाँ पे। The outermost s electron NH2 penetrate to n-1d electron and thus become closer to nucleus. This results in less ability of NH2 electron pair for bonding. अब देखना इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना है कि 3d कहां से स्टार्ट होता है। दैट मीन्स इसको पेनिट्रेट करता है NH2 का इलेक्ट्रॉन n-1d। तो d कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो d जो तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है 3d यहाँ पे आ रहा है। इसमें तो कोई 2d होता नहीं है, तो 3d से स्टार्ट हो रहा है। और n का वैल्यू 3d जो स्टार्ट हो रहा है तो उसमें n का वैल्यू क्या आ रहा है? यहाँ पे n का वैल्यू 4 आ जा रहा है यहाँ पे। ये क्या है तुम्हारा? n का वैल्यू इसमें 4, और n का वैल्यू 4 है, देन क्या आ रहा है इसमें यहाँ पे? 3d, दैट मीन्स n-1। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू होता है, यहाँ पे जो इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टार्ट होगा उसके लिए n का वैल्यू क्या चाहिए? 4 या 4 से ग्रेटर। ये कंडीशन था यहाँ पे। ये कंडीशन क्यों आ रहा है यहाँ पे? जब n का वैल्यू 4 होगा देन उसमें 3d आ पाएगा वहां पे। क्लियर है? ये पॉइंट यहाँ पे है कि n का वैल्यू जब 4 होगा तभी वहां पे क्या आ पाएगा? n-1 3d आ पाएगा, क्योंकि 2d तो ऐसे भी कुछ नहीं होता यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना होता है क्या एक्चुअल में। अब यहाँ पे देखोगे इसमें इसमें जो तुम्हारा 4s2 का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 5s2 का इलेक्ट्रॉन है और 6s2 का। तो n का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे? 4, n का वैल्यू 5 और n का वैल्यू 6। तो वहां पे जो डिफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन इन ब्रैकेट NH2, ये क्या रहा था तुम्हारा उसमें? NH2। इसमें जो n का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है इसमें? 4 5 6।
अब देखो यहाँ पे होता है क्या, जो 4s2 का इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, और ये 3d10। अब इसमें जो 3d 4d और 5d आ रहा है यहाँ पे, तो जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे, d ऑर्बिटल, इवन f ऑर्बिटल देखेंगे आगे हम लोग, तो न्यूक्लियस के अराउंड जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में? वो स्कैटर्ड फॉर्म में। स्कैटर्ड फॉर्म बोलने का मीनिंग क्या है इसमें यहाँ पे? दैट मीन्स, तो क्या बोल सकते हैं हिंदी मतलब, जो स्कैटर्ड फॉर्म जो प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए उसमें नहीं रहता है न्यूक्लियस के अराउंड। एक प्रॉपर पैटर्न का मीनिंग क्या है यहाँ पे? तुम्हारा एक अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसमें, इस सीक्वेंस में आ रही है प्रॉपर पैटर्न में, लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में है, दैट मीन्स 1 2 इस टाइप से कुछ दिख रहा होगा साइज में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो भी होता है। यहाँ पे याद ये रखना है कि डी ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? स्कैटर्ड फॉर्म में, बिखरा हुआ सा आता है वहां पे। और स्कैटर्ड फॉर्म में होने के चलते जो 4s2 का इलेक्ट्रॉन होता है, और ये इनर इलेक्ट्रॉन है 3d, और ये 4s2 इसके बाद आ रहा है यहाँ पे, तो जो तुम्हारा इनर इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शील्ड करेगा, रोकेगा वहां पे अट्रैक्शन से, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में। मान लो कि ये तुम्हारा गैलियम का न्यूक्लियस है यहाँ पे, और ये डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये 4s2 में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या एक्चुअल में कि जो डी डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है डी ऑर्बिटल में, तो जितना प्रॉपर शील्ड करना चाहिए था 4s2 इलेक्ट्रॉन को, उतना प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता है। और जब प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता है यहाँ पे, तो 4s2 का जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका गैलियम के न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टेड हो जाता है यहाँ पे। और प्रॉपर शील्ड नहीं क्यों नहीं कर पाता है डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन? क्योंकि स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है, और जब स्कैटर्ड फॉर्म में है तो जो 4s2 का इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करता है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है इसके न्यूक्लियस के साथ। और अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो जाता है यहाँ पे है कि फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाता है बॉन्डिंग के लिए। देखिए अब पढ़े होगा कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्ड में क्या रहता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े हो गए म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे होता यह है कि जो 4s2 का इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, वो गैलियम के न्यूक्लियस के साथ इतना ज्यादा अट्रैक्टेड होता है कि इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाता है बॉन्डिंग के लिए। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए बाहर नहीं जा पाता है, तो गैलियम का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाता है, और वो कौन सा इलेक्ट्रॉन आता है? 4p का। और जब गैलियम का एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाता है बॉन्डिंग के लिए, इस पे जो चार्ज आएगा गैलियम पे वो क्या आ जाता है? +1। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि 4s2 5s2 और 6s2। यहाँ पे जो n का वैल्यू 4 से स्टार्ट होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम में कोई d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, और s एंड p का जो इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल में वो नॉर्मल होता है, वो प्रॉपर शील्ड कर पाता है। तो सिर्फ d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। और जब प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता है, दैट मीन्स जो 4s2 का इलेक्ट्रॉन होता है उसका गैलियम इंडियम थैलियम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। और जब ये अट्रैक्शन इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पाता, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। यहाँ पे जो स्टेटमेंट आ रहा था कि द आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन NH2 पेनिट्रेट टू n-1d इलेक्ट्रॉन, n-1d के इलेक्ट्रॉन को पेनिट्रेट करते हुए जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, एंड दस बिकम क्लोजर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है। दिस रिजल्ट्स इन लेस एबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर बॉन्डिंग। वो जो NH2 का इलेक्ट्रॉन पेयर है, चाहे 4s2 5s2 या 6s2 का हो, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। और जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वो इनर्ट हो चुका है। कोई भी अगर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट है वो। और ये जब भी इनर्ट होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन 4s का 2 इलेक्ट्रॉन 5s का 2 इलेक्ट्रॉन और 6s का 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में इनर्ट होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन 5s का या 6s का 2 इलेक्ट्रॉन। और जब पेयर में इनर्ट हो रहा है, इसी को हम लोग नेम क्या दे रहे थे यहाँ पे?
इनर्ट पेयर इफेक्ट। और वो कौन सा इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है? NH2 का, दैट मीन्स 4s2 5s2 6s2 का। रीजन क्या इनर्ट होने का? क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन इसके न्यूक्लियस के साथ, गैलियम हो, इंडियम और थैलियम अपने रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा इसका अट्रैक्शन हो जाता है। अब जब एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा गैलियम का, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे एक ही इलेक्ट्रॉन, उस पर +1 चार्ज। इंडियम का भी एक ही इलेक्ट्रॉन यही बाहर जा पाएगा, सिर्फ 5p1 का। इंडियम पे भी क्या चार्ज आएगा? +1। और थैलियम का भी अगर एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, क्योंकि ये तो इनर्ट हो चुका है 6s2 का, 5s2 4s2, और जब वो इनर्ट हो चुका है तो गैलियम इंडियम थैलियम, तो थैलियम पे भी क्या चार्ज आएगा इसमें? +1। देखते हैं यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट बिगिंस, जो यहाँ पे आ रहा है इसका मीनिंग क्या है? इसका भी मीनिंग मैंने बताया कि द इनर्ट पेयर इफेक्ट बिगिंस n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। n का वैल्यू क्या 4 हो वहां पे। यहाँ पे जो n का वैल्यू है, कहाँ पे 4 से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पे n का वैल्यू 4 5 और इसमें 6 आ रहा है। तो जो तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, ओनली दिस 3 एलिमेंट्स शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट में होता है क्या कि जो NH2 का इलेक्ट्रॉन है किसको पेनिट्रेट करता है? n-1d के इलेक्ट्रॉन को। n-1d दैट मीन d में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। वो कहाँ से स्टार्ट होता है? गैलियम से, इंडियम में, और यहाँ पे 10 हुआ, कर लो करेक्ट, 4d10, और यहाँ भी 5d10, इसमें 3d10 4d10 और 5d10 पहले था, वहां पे इरेज हो चुका था वो 5d10 4d10। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मीनिंग क्या है कि जब n का वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा है तभी इनर्ट पेयर इफेक्ट आ पा रहा है वहां पे। तो गैलियम +1, इंडियम +1, थैलियम +1। अब यहाँ पे सोचना है तुम्हें। अब कुछ केस ऐसा भी रहता है जो कि वो देखेंगे, कुछ स्पेशल केस जिसमें कि जिस इलेक्ट्रॉन का भी बोला कि इनर्ट हो चुका था 4s2 5s2 और ये 6s2 का इलेक्ट्रॉन, वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाता कुछ स्पेशल केस में। और जब ये दो इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर पाएगा बॉन्डिंग में, एक इलेक्ट्रॉन तो ये बाहर जा ही रहा है, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तीनों का, तो तीनों पे क्या चार्ज आएगा? +1 +1 +1। और गैलियम इंडियम थैलियम में अगर ये दो इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर पाता है, 4s का भी दो इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा, तो ओवरऑल जो चार्ज आएगा गैलियम का, ये तो +1 आ ही रहा था, दो इलेक्ट्रॉन और भी बाहर जा रहा है, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा गैलियम पे? +3। इंडियम का भी क्या होगा? अगर ये दो इलेक्ट्रॉन भी अगर पार्टिसिपेट कर पाता है बॉन्डिंग में, स्पेशल कंडीशन में देखेंगे आगे हम लोग, इंडियम पे भी क्या चार्ज आएगा यहाँ पे? +3। और सिमिलरली थैलियम, तो थैलियम पे भी क्या चार्ज आएगा? +3, जब ये दो इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कुछ कंडीशन में कर पाता है। अब तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़े हो गए कि एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3। +3। जिसका तुम हिस्ट्री में पढ़े हो गए, +3 और एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे एक लॉजिक और भी आता है कि एल्युमिनियम ओनली सोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसमें कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता है एल्युमिनियम में। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ से शुरू होता है तुम्हारा? जब n का वैल्यू 4 हो, दैट मीन्स गैलियम से, गैलियम इंडियम थैलियम से, क्योंकि इसमें 3d आ जाता है, 3d 4d और 5d। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने के कारण गैलियम इंडियम थैलियम दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 एंड +3। +1 कब शो करेगा? जब ये NH2 का इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है, उस केस में +1। और कुछ स्पेशल केस होता है जिसमें कि ये दो इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर पाता है बॉन्डिंग में, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या? वो दो इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाता है यहाँ से, और जब दो इलेक्ट्रॉन और बाहर चला गया, ये तो बाहर जा ही रहा था 4p का 1, और ये दो इलेक्ट्रॉन भी बाहर जा रहा है 2 + 1 3, तो चार्ज क्या आ जाएगा गैलियम पे? +3, इंडियम पे +3 और थैलियम पे भी +3। अब एक पॉइंट और देखना यहाँ पे कि n का वैल्यू तो 4 से स्टार्ट होता है एंड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n। इसका क्या मीनिंग है? n का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, इसमें n का वैल्यू 4 5 और n का वैल्यू 6। अब होता यहाँ पे ये है
कि d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो तो स्कैटर्ड फॉर्म में होता ही है, साथ में अगर 4f में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे किसी भी f ऑर्बिटल में, लिख लोगे f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या होता है तुम्हारा स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। तो d एंड f ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन वो कैसे रहा था, स्कैटर्ड फॉर्म में। तो सिंपल सा लॉजिक है कि स्कैटर्ड फॉर्म में जब होता है d एंड f का इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता, और जब प्रॉपर शील्ड नहीं करेगा उसका अट्रैक्शन रेस्पेक्टिव न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा हो जाता है, और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया दैट हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, इनर्ट। तो लास्ट वाला जो थैलियम का केस है, तो थैलियम वाले केस में 5d, यहाँ भी d है, और 4f में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होता है, पुअर शील्डिंग। हम लोग एक टर्म और भी यूज करते हैं कि जो 5d एंड 4f में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता है 6s2 के इलेक्ट्रॉन को। जब इसको प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा, रिपल्सन प्रॉपर नहीं हो पाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6s2 का, तो थैलियम के न्यूक्लियस के साथ 6s2 का जो 2 इलेक्ट्रॉन है अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, और अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा हो जाता है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाएगा, दैट मींस ये +1, और कुछ स्पेशल कंडीशन में ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर जा पाता है, तो 2+1 तो वो क्या आ जाएगा, +3 यहाँ पे। चलो इसको नोट करो, इसमें जो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम अभी देखेंगे कि याद तुम्हें इसमें यही रखना है कि d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का पुअर शील्डिंग होता है। क्यों पुअर शील्डिंग होता है, और पुअर शील्डिंग का मीनिंग क्या है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रॉपर शील्ड करना चाहिए था उतना नहीं हो पाता है ड्यू टू इट्स स्कैटर्ड फॉर्म, क्योंकि वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है वहां पे न्यूक्लियस के अराउंड। अब देखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और भी नोट करना है, towards the downward stability of lower oxidation state, increases, oxidation state increases। यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि एल्युमिनियम ओनली शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, while गैलियम, इंडियम, थैलियम शोज 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड +3। क्यों 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये क्या रहा है इस केस में, +1+1। हाँ बताओ। वॉइस ब्रेक हो गई थी सर। चलो ठीक है, वो अभी आ रहा होगा प्रॉपर। तो गैलियम, इंडियम, थैलियम, अब इसमें दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। +1 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और +3 को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग डाउनवर्ड जाते हैं, दैट मीन्स डाउनवर्ड का मीनिंग क्या है, टॉप टू बॉटम। यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेबिलिटी जो इंक्रीज करता है डाउनवर्ड इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, डाउनवर्ड। दैट मीन्स गैलियम, इंडियम, थैलियम तीनों अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो तीनों में से प्लस गैलियम, इंडियम, थैलियम में +1 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो थैलियम +1 में मोर स्टेबल होता है। अब इसका रीजन क्या है कि थैलियम +1 में ही क्यों मोर स्टेबल होता है, इसका रीजन यहाँ पे ये है कि जो सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है वो किसमें शो करेगा, थैलियम में। क्योंकि थैलियम में डी में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एफ में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और दोनों का पुअर शील्डिंग होता है क्योंकि दोनों स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। और न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, तो जो न्यूक्लियस में चार्ज है वो तो इंक्रीज कर ही रहा है, बट साथ में जितना पुअर शील्डिंग होना चाहिए, प्रॉपर शील्ड करना चाहिए था इलेक्ट्रॉन को, आउटर में इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाता है। दैट मीन्स सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस के साथ 6s2 के इलेक्ट्रॉन का होता है, क्योंकि इसमें दोनों का पुअर शील्डिंग होता है यहाँ पे। अब जब ये प्लस इसमें अगर डाउनवर्ड इंक्रीज कर रहा है स्लोटी, तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, अपवर्ड, इसका जस्ट उल्टा। तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी अपवर्ड इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज अपवर्ड।
ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। इस पॉइंट को याद रखना है तुम्हें नोट को। देखते हैं हम लोग ग्रुप 14 ग्रुप 15 का एग्जाम्पल और भी देखेंगे, तो उसमें भी सब में सेम लॉजिक है। इसको कॉपी करो यहाँ पे। तो जो भी तुम्हारा फोरेस्ट का इलेक्ट्रॉन हो, या 5s का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, या 6s का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इनर्ट हो जाता है यहाँ पे गैलियम इंडियम थैलियम में। और इनर्ट होने का मीनिंग है कि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, दैट मीन्स वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। ये क्वेश्चन कई बार आता भी है कि why aluminum shows only one oxidation state +3 while gallium indium thallium shows two different oxidation state +1 and +3। उसका रीजन क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। कर ले, कॉपी कर लिए इसको यहां तक सब लोग। इसको अलग से लिख लोगे तुम लोग यहाँ पे कि डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, जो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड एफ ऑर्बिटल में, दोनों का क्या रहता है? स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है। और स्कैटर्ड फॉर्म में होने के चलते इसका क्या होता है? पुअर शील्डिंग। एक ये टर्म यूज कर लोगे, आगे भी आएगा ये चीजें। और पुअर शील्डिंग वर्ड का क्या मीनिंग है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जितना शील्ड करना चाहिए था, रोकना चाहिए था अट्रैक्शन से न्यूक्लियस के साथ, उतना नहीं कर पाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुअर शील्डिंग। कर ले, नोट डाउन कर लिया यहां तक सब लोग। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। बिल्कुल, यहाँ पे जो अगर बुकलेट में देखोगे उसमें तो हम लोगों ने जो पढ़ा था 3D 4D 5D, तो मैक्सिमम एलिमेंट जो रहता है 5D, जो कुछ न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उसके लिए वहाँ पे 6D ऐड किया गया वहाँ पे। तो बहुत ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है 6D सीरीज, क्योंकि उसमें सारे नए एलिमेंट्स हैं वहाँ पे, वहां से क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं 6D वाले। बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर न्यू एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं तो फिर आगे सीरीज आएगा, 6D होगा, 7D भी हो सकता है अगर आगे एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा यहाँ तक ही रहेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। यहाँ ये ग्रुप नंबर 13 का आ रहा था, ग्रुप नंबर 14। बाकी लॉजिक सब में सेम रहेगा, ये याद रखना यहाँ पर, और ये सब के लिए अप्लीकेबल रहेगा ये। ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 में जो एलिमेंट है तुम्हारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, लेड आ रहा है यहाँ पे। इसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? 6, 14, 32, 50 और 82। यहाँ पर भी सबका कन्फिग्रेशन लिखो दो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसका क्या आ जाएगा? हीलियम का, ये कार्बन का हीलियम 2s2 2p2, नियॉन 3s2 3p2, आर्गन 3d10 4s2 4p2, एसएन का क्रिप्टन 4d10, बिल्कुल सेम है जो पीछे में देख रहे थे, 5s2 5p2, और लेड का जेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p2। अब यहाँ पर भी देखना है कि n का वैल्यू 4 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। n का वैल्यू 4 यहाँ पे आ रहा है। n का हम लोग वैल्यू इसलिए 4 ले रहे हैं क्योंकि वहां से 3d स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी
जर्मेनियम, SnP भी, यही तीनों इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। अब इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने का मतलब क्या है, NH2 दैट मीन्स 4s 5s और 6s2 का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इनर्ट हो जाएगा। और इनर्ट क्यों होता है, हम लोग पीछे देख चुके थे कि 3D 4D 5D का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका पुअर शील्डिंग होता है, प्रॉपर रोक नहीं पाएगा ड्यू टू इट्स स्कैटर्ड फॉर्म। और जब ये पुअर शील्डिंग रहेगा 3D 4D 5D का, जो 4s2 का इलेक्ट्रॉन होता है उसका अट्रैक्शन या 5s या 6s रेस्पेक्टिव न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है अट्रैक्शन। और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन अगर इंक्रीज कर जाता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो 4s का है 5s का जो दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये क्या हो जाता है, यहाँ पे तुम्हारा इनर्ट हो जाएगा। और जब ये इनर्ट होने का मतलब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन इसका ये बाहर जा पाता है बॉन्डिंग में। और सिर्फ यही 2 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाता है तो यहाँ पे जर्मेनियम पे क्या चार्ज आएगा, +2। Sn पे भी क्या चार्ज आएगा, +2। और लेड पे Pb पे भी क्या चार्ज आएगा, +2। सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन जब पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। और कुछ स्पेशल कंडीशन यहाँ भी रहता है, कुछ स्पेशल एटम जिसके साथ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर पाता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा, जो कि हम लोग जिसको इनर्ट मान चुके हैं और वो होता भी है मोस्टली केस में, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बाहर जा रहा हो, पी का तो बाहर जा ही रहा है, 4p का, 4s का भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, 4। प्लस तो चार्ज क्या आ जाएगा जर्मेनियम पे, +4। Sn पे भी क्या चार्ज आएगा, +4। और लेड पे भी क्या चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, +4। अब देखना यहाँ पे, यहाँ पर भी सेम जर्मेनियम SnPb दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, +2 एंड +4 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब यहाँ पर भी सेम लॉजिक कि जर्मेनियम SnPb ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये +4 को क्या बोले हम लोग, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं तो हम लोग पीछे एक नोट लिखे हुए तो उसको रीड करो, टुवर्ड्स द डाउनवर्ड स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। जब डाउनवर्ड जाएंगे हम लोग, स्टेबिलिटी क्या होता है इसमें इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। और स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज कर रहा है, इसका सिंपल लॉजिक है कि Pb +2 में ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट जो इनर्ट पेयर का जो इफेक्ट सबसे ज्यादा ऑपरेट हो पाता है वो किसमें रहेगा, लेड में, क्योंकि इसमें D एंड F दोनों आ रहा है। दोनों का कैसे रहता है, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड फॉर्म में। दैट मीन्स इसमें अट्रैक्शन 6s का सबसे ज्यादा होता है लेड के न्यूक्लियस के साथ। दैट मीन्स ये 2 ही इलेक्ट्रॉन इसका बाहर जा पाता है मेनली। और जब मोस्टली केस में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाता है दैट मीन्स लेड +2 में ही मोर स्टेबल। जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मीन्स +4 में जर्मेनियम मोर स्टेबल रहेगा। यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीजेज अपवर्ड। क्लियर है। ग्रुप नंबर 13 का जो एग्जांपल ले रहे थे सेम ग्रुप नंबर 14 का भी है। और कार्बन और सिलिकॉन इस पे क्या आ जाता है, यहाँ पे तुम्हारा +4 क्योंकि वो कोई भी इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करता है। तुम्हें ग्रुप नंबर 15 का एग्जांपल ले लो यहीं पे और तुम इसका खुद से ट्राई करो, ग्रुप नंबर 15। और मेनली पी ब्लॉक में भी मेनली इसी 3 ग्रुप का एलिमेंट्स शो करता है, 13 14 15। इसमें क्या है, तुम्हारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 15, आर्सेनिक का 33, 51 और बिस्मथ का 83। तो यहाँ पे सोच के बताओ कि यहाँ पे जो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा जिसमें कि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, वो कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ये तुम्हें बताना है आंसर फाइनल। +3 और
जब भी इनर्ट पर इफेक्ट रहेगा तो वहां पे दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगा, जैसे कि पहले में क्या आ रहा था +2+4, इसी तरह आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्लस शो करेगा? 3 तो ये बताओ, +3 एंड Five. प्लस 5 सही, बिल्कुल। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, दो दो ऑक्सीडेशन ये भी शो करेगा, और वो क्या रहेगा? +3 एंड +5। +3 हम लोग का बोलते हैं जब वो NH2 का इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 4s 5s और 6s का इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है ड्यू टू मोर अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस। इसका भी कन्फिग्रेशन लिख लो, सेम कन्फिग्रेशन रहेगा, सब में सिर्फ 2p 3p 4p 5p 6p में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा वहां पे। इसका भी लिखो जल्दी से, यहाँ पे क्या रहेगा? हीलियम 2h2 2p3, फास्फोरस का क्या आएगा? नियॉन 3h2 3p3, आर्सेनिक का आर्गन 3d10 4h2 4p3, एंटीमनी का क्रिप्टन 4d10 5h2 5p3, और बिस्मथ का जेनॉन 4f14 5d10 सर वहाँ लीड S2। में भी 4f14 आएगा ना, किसमें? वहाँ पे ग्रुप 14 वाला लीड में हाँ बताओ, उसमें क्या बोल रहे हो? बिल्कुल, ये क्या आएगा? 4f14 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये करेक्ट करना है इसको। 4f14 रहेगा। तो पीछे भी देखे हुए थे, इसमें भी ये क्या था? 14, तो एफ में मैक्सिमम जाएगा 14, इसको कट कर लोगे 4f14, तभी वो 82 ओवरऑल इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएगा वहां पे। जेनॉन का 54, 54 + 14 68, 68 + 10 78, 280 और 282। सर हाँ बताओ। सर वो जो G+4 है, SN+4 है, उनको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेगा क्या? बिल्कुल, यहाँ पे दो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। तो +2 वाले को क्या बोलते हैं? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और +4 वाले को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। पीछे भी वही आ रहा था, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यहाँ भी दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा था, +1 एंड +3। और यहाँ पर भी क्या था? +2 एंड +4। तो एक को क्या बोलना है? इसमें +2 चार्ज है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और +4 वाले को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर भी अब देखना है, जो ग्रुप नंबर 15 है, इसमें भी कौन सा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इनर्ट हो जाएगा? 4s का, 5s का, 6s का। दैट में जो डिफिनेशन ही आ रहा था कि NS, N का वैल्यू 4 5 6, तो जो भी तुम्हारा NS का इलेक्ट्रॉन होगा वही इनर्ट होता है वहां पे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गया, जब ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा आर्सेनिक का, तो सिर्फ यही 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाएगा बॉन्डिंग में। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? आर्सेनिक का +3, एंटीमनी में क्या आ जाएगा? +3, और बिस्मथ का +3। अब कुछ स्पेशल कंडीशन है जो आगे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, कि किन कंडीशन में इसका ये दो इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर पाता है। तो वो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर पाएगा बॉन्डिंग में, तो 3+2, ये दो इलेक्ट्रॉन भी अगर बाहर जा पाता है, तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा? इसमें आर्सेनिक +5, एंटीमनी +5, और बिस्मथ +5। क्लियर है? यहाँ पे है। अब इस केस में यहाँ पर भी सेम लॉजिक, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और +5 कर लोगे, +5 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और स्टेबिलिटी जो रहेगा तुम्हारा इसमें डाउनवर्ड इंक्रीज होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, स्टेबिलिटी इंक्रीज है डाउनवर्ड। क्योंकि बिस्मथ का जो इलेक्ट्रॉन होता है 6s2 का, ये सबसे ज्यादा इनर्ट होता है यहाँ पे एज कम्पेयर टू आर्सेनिक, एंटीमनी, क्योंकि इसमें D और F दोनों का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है।
और ये +3 में अगर डाउनवर्ड इंक्रीज कर रहा है स्टेबिलिटी, इसका जस्ट उल्टा +5 में अपवर्ड इंक्रीज करेगा। यहाँ पे स्पेस नहीं, खुद से लिख लोगे, स्टेबिलिटी इंक्रीज अपवर्ड, एरो अगर ऊपर दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी अपवर्ड इंक्रीज करेगी। नहीं देखते हुए आगे हम लोग तो जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर क्या होगा। मुझे कि नाइट्रोजन की बात करते हैं या फास्फोरस, वो वहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर भी जाता है और गेन भी करता है, तो आगे का कंडीशन देखें कि कौन कौन सा एटम आ रहा है, किसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है वहां पे। तो दोनों कंडीशन में होता है कि अगर +5 है तो इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन फास्फोरस, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, गेन करे तो देखेंगे हम लोग अलग अलग वहां पे। अब इसमें जैसे देखे होगे पीरियोडिक टेबल, मैंने बताया था कि कुछ इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स भी है, कुछ मेटलॉइड्स भी और कुछ मेटल्स भी रहता है उसमें वहाँ पे। तो जो मेटल्स आ रहा है तुम्हारा उसमें, वो तो फिर इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखेगा वहाँ पे। तो ठीक है, इसको नोट करो यहाँ तक। अब इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स उसको देखेंगे हम लोग। तो लास्ट पॉइंट जो लिखा है, आर्सेनिक +5, एंटीमनी +5, बिस्मथ +5, इसमें क्या हो, स्टेबिलिटी अपवर्ड इंक्रीज करेगा। कंप्लीट कर लोगे सेंटेंस में यहाँ पे। तो यही ग्रुप नंबर 13, 14, 15 ही पी ब्लॉक में भी इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग। सर यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। अच्छा बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं जो कि जेईई मेंस का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में ही। क्वेश्चन है इसमें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। SiX4, GeX4, SnX4, PbX4। अब इस चारों में तुम्हें कंपेयर करना है, ये जो मोलिक्यूल आ रहा है SiX4, GeX4, कैपिटल एक्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कहीं भी अगर कैपिटल एक्स आ रहा हो, हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी एक हैलोजन होगा वहां पे। तो इस चारों में स्टेबिलिटी कंपेयर करना है कि चारों में से किसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगा और किसका कम रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यहाँ पे सोचना तुम्हें ये है कि कोई भी हैलोजन हो, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्स जगह पे, तो उसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है वहां पे, एक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, बताओ कोई एक। देखिए फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का क्या रहता है उसमें, -1, और इसी तरह बाकी हैलोजन का भी जनरली क्या रहता है, -1। ऐसा पड़े हो गए ऑक्सीडेशन स्टेट में। यस सर। यहाँ पे सोचना वही था कि जो भी हैलोजन आ रहा है, क्लोरीन का तो ऑलवेज -1 होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भी जनरली क्या रहता है, -1। तो हैलोजन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या गया यहाँ पे, -1। तो लेड पे कितना चार्ज आएगा यहाँ पे, बताओ कोई एक, +4। क्लियर है, एक्स पे क्या है, -1, तो -1 इंटू 4, -4, तो लेड का क्या रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +4। सिमिलरली एसएन का क्या होगा, +4, +3 नहीं, +4
एक्स यहाँ पे है, यहाँ भी -1 इंटू 4 -4। जर्मेनियम पे भी चार्ज क्या आएगा, +4, और सिलिकॉन पे भी क्या आएगा, +4 चार्ज। +4। अब जब लेड +4, एसन +4, जर्मेनियम +4 और सिलिकॉन +4, अब यहाँ पे तुम्हें सोचना है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर जर्मेनियम एसन पीबी का आ रहा है उसमें, यहाँ पे जर्मेनियम एसन पीबी यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा, तो जर्मेनियम एसन पीबी जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और इसके जस्ट ऊपर क्या रहेगा, जर्मेनियम के जस्ट ऊपर सिलिकॉन भी तो होगा ये, और सिलिकॉन का ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाएगा, तो सिलिकॉन भी क्या रहता है, +4। तो जब अपवर्ड इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, तो सबसे ज्यादा जो इसमें स्टेबल होगा वो सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन एसएन, देन पीबी, क्योंकि सिलिकॉन तो +4 ही रहता है हमेशा, कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट शो ही नहीं करता है। ये क्या रहेगा, +4। इसमें जो स्टेबिलिटी रहेगा सबसे ज्यादा वो किसका जाता है, यहाँ पे है SiX4 का, देन GX4, देन SnX4, देन PbX4। क्लियर है सबको यहाँ पे कैसे सोचना था इसको? तो सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते, लेड, एसएन, जर्मेनियम और सिलिकॉन का, जो कि क्या रहा है, +4। हाँ बताओ। सर वो x इज इक्वल टू -1 आपने दिया था ना, मतलब गिवन था ना? नहीं, ये तुम्हें खुद से सोचना, ये क्वेश्चन में तुम्हें गिवन नहीं होगा। एक्स क्या, यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन आ रहा है वहां पे, और वो क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जो हाइड्रोजन का जनरली फ्लोरीन का तो हमेशा -1 रहता है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भी क्या रहता है, -1 जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट। तो तुम्हें खुद से डिसाइड करना होगा कि हेलोजन है यहाँ पे, दैट मीन्स वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन में बस इतना ही था तुम्हें कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी SiX4, GX4, SnX4, PbX4। अब जब जेई मेंस ने क्वेश्चन पूछा था तो इसी में 4 ऑप्शन बना दिया था कि PbX4 का एक में ज्यादा दिखाया हुआ, किसी और मतलब रैंडम 4 ऑप्शन दिखाया गया था। जो करेक्ट ऑर्डर आता है ये तुम्हारा ये आ जाता है यहाँ पे। और कोई डाउट किसी को इसमें यहाँ पे है? तो यहाँ पे रिलेट No, करना sir. था यहाँ पे, अगर यही मान लेते कैसा कुछ रहा था क्वेश्चन, इसमें अगर पूछ लिया जाता कि GX2, SnX2 और PbX2, इस तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका रहेगा, सोच के देखो। GX2, SnX2 और PbX2 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा यहाँ पे? बताओ, कोई एक बताओ आंसर को सोच पा रहे हो तो, तीनों में से मोर स्टेबल कौन सा आएगा? अब देखो क्या रहता है यहाँ पे, यहाँ पर भी सेम लॉजिक। एक्स का तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें, सही, बिल्कुल इसमें लेड वाला आएगा, बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे क्या है, PbX2, SnX2 और GX2। एक्स का तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, -1, सही सब लोगों का। तो इसमें क्या आ जाता कि लेड पे क्या चार्ज आएगा, इसमें लेड पे चार्ज होगा +2 चार्ज होंगे +2 ऊपर, आएगा। ये +2 और ये +2। और हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मीन्स +2। +2 में मोर स्टेबल कौन सा होता है, लेड। तो लेड +2 में मोर स्टेबल, जबकि जर्मेनियम या सिलिकॉन वो सब क्या रहता है, +4 में मोर स्टेबल, और पीबी +4 में लेस स्टेबल। सिमिलरली बिस्मथ, बिस्मथ +3 में मोर स्टेबल और +I में लेस स्टेबल, क्योंकि स्टेबिलिटी डाउनवर्ड इंक्रीज कर रहा है +3 वाले में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है कि +2 +2 +2 डाउनवर्ड इंक्रीज कर रहा है स्टेबिलिटी, दैट मीन इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाता है, PbX2, देन SnX2, देन GX2। ये तुम्हारा किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये तो क्वेश्चन देख रहे थे, इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। अब कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, उसको समझना है। Pb+4 and Bi+5, Pb+4 and Bi+5 compounds are strong oxidizing agent, strong oxidizing agent।
अब इस पॉइंट का मीनिंग क्या यहाँ पे है? तो Pb+4 Bi+5 कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि Pb+4 या Bi+5, तो सबसे पहले हम Pb+4 की बात कर लें। तो लेड तुम्हारा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होता है, +2 या +4 में? लेड +2 में। +2 में। लेड जो है Pb+2 में मोर स्टेबल होता है और +4 में लेस स्टेबल। अब देखो क्या है कि Pb+4 से वो किस में जाना चाहेगा, +2 में, क्योंकि +2 में ही वो मोर स्टेबल होता है। और अगर +4 से ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में जा रहा है, ये कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। रिडक्शन। ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन। तो जो लेड है तुम्हारा +4 में कोई कंपाउंड आ रहा है, वो खुद तो रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि वो +2 में जाना चाहेगा, +2 में मोर स्टेबल होता है वो। और जब वो +4 से +2 में जा रहा है तो खुद तो रिड्यूस हो रहा है, बट दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज। और दूसरे किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दैट मीन हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम रीजन बिस्मथ का भी। बिस्मथ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल रहेगा तुम्हारा, +3 में। प्लस। सही है, तो वो क्या होगा, +5 से किस में जाना चाहेगा, +3 में। और +5 से अगर +3 में जा रहा है तो क्या हो रहा है, खुद तो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बट दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दैट मींस इसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर ये पॉइंट सबको? तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। यहाँ पे तो जो भी कंपाउंड्स +4 या बिस्मथ +5 में होता है, वो सब कंपाउंड्स क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद तो रिड्यूस होना चाहेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और इस प्रोसेस में दूसरे को क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, Pb+4 Bi+5 Cl+3 form compounds only with higher electronegative atom, Pb+4 Bi+5 Thallium+3 forms compound only with higher electronegative atom, और in bracket oxygen and fluorine। ये ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। बट यहाँ पे टर्म याद रखना है कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है वो सबसे ज्यादा होता है। या इतना सिंपली याद रखो कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ ही जब Pb+4 बिस्मथ+5 और Thallium+3 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा, तभी वो स्टेबल हो पाता है। कंपाउंड्स ओनली विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और मैंने पीछे बताया हुआ था, अगर तुम्हें कुछ याद हो, इस पेज पे आते हैं अभी, मैंने यहाँ पे पीछे बताया हुआ था, इसमें बिस्मथ हो या फिर ये जर्मेनियम SnPb, मैंने वहां पे बताया हुआ था कि कुछ कंडीशन में ये दो इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो पाता है। और ये दो इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में कब इन्वॉल्व होगा, जब वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा होगा ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ। ध्यान दोगे, मैंने बताया था कि अगर इनर्ट हो गया तो ये तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको हम लोग क्या मान चुके हैं, इनर्ट। बट जब वो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा होगा, उस केस में ये दो इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाता है। यहाँ पे जो पॉइंट्स आ रहा है कि Pb+4 बिस्मथ+5 Thallium+3 फॉर्म कंपाउंड ओनली विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो सिर्फ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर पाता है।
देखते हैं इसका मीनिंग और क्या है यहाँ पे, और भी क्लियर होगा सेकंड पॉइंट में। अब देखिए Pb+4 Bi+5, उसमें कोई कंपाउंड आ रहा है, देखिए Tl2F3, PbO2, PbF4, BiF5, exist in nature while Tl2F3, PbO2, PbF4, BiF5 exist in nature, एक और लिख लोगे इसमें, तो देखते हैं आगे आएगा वो। Tl2O3, PbO2, PbF4, BiF5 exist in nature while PbI4, BiCl5, BiBr5, BiI5 does not exist। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब इसका मीनिंग समझते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा थैलियम या लेड या फिर बिस्मथ, क्योंकि पीछे देखोगे इसमें तो थैलियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होता है, +1, तो थैलियम +3 में लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल जो थैलियम होता है तो वो कंपाउंड किसके साथ फॉर्म करेगा लेस स्टेबल वाले में, ओनली विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो +3। उसी तरह फिर लेड +4 एंड बिस्मथ +5, तो थैलियम +3, लेड +4 और बिस्मथ +5 फॉर्म्स कंपाउंड ओनली विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, वही एग्जिस्ट कर पाएगा वहां पे। तो Tl2F3 में थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा यहाँ पे, एक मिनट इसको देखोगे यहाँ पे, एक मिनट इसको करेक्ट करोगे यहाँ पे, इसको सिंपली लिख लोगे Tl2O3, तो फिर करेक्ट आएगा, और ये TlF3। अब यहाँ पे जब Tl, इसको करेक्ट कर लोगे यहाँ पे, जो फर्स्ट एग्जांपल था। अब Tl2O3, ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 -2। सही है बिल्कुल सब लोगों का। और ऑक्सीजन का -2 आ गया, यहाँ पर तुम लोग सोच के बताओ कि Tl2O3 में थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +3। और यहाँ पर भी थैलियम TlF3 में भी थैलियम का क्या आएगा, +। तो थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड का जो फॉर्मेशन करता है वो किसके साथ करेगा, ओनली विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और सेम यहाँ पे PbO2, इसको करेक्ट भी कर लोगे, Tl2O3 बना लोगे, और एक एग्जांपल और भी ऐड कर लोगे, TlF3। PbO2 में लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, +4। PbF4 में भी क्या आ रहा है यहाँ पे, +4। Bi में भी क्या आ रहा है, +5। जो तुम्हारा नेचर में एग्जिस्ट करता है +3, +4 और +5 में, वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब ऑक्सीजन एंड क्लोरीन के साथ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा हो। जबकि PbI4, तो लेड यहाँ पे +4 आ रहा है, बिस्मथ +5, बाकी में बिस्मथ क्या आ रहा है, +5 में, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में, डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन कई बार आता है यहाँ पे तुम्हारे बुकलेट में, कई बार क्वेश्चन आएगा ये, याद ये रखना है कि थैलियम, लेड और बिस्मथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कब एग्जिस्ट कर पाता है नेचर में, जब वो ऑक्सीजन एंड क्लोरीन के साथ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर, जबकि थैलियम ऑक्सीजन के साथ, फिर क्लोरीन के साथ, यहाँ भी ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ कर रहा है, और ये भी क्लोरीन के साथ आ रहा है, तभी वो नेचर में एग्जिस्ट कर पा रहा है। जबकि आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता, +4 या +5 में
बिस्मथ अगर +5 में आ रहा है, और +4 क्या होता है, +4 ये लेड +4 मैक्सिमम शो कर सकता है। ये भी PbI4 का कोई भी एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। और एक लास्ट पॉइंट इनर्ट इफेक्ट में, TlI3 exists exceptionally. TlI3 exists exceptionally. अब थैलियम जो यहाँ पर भी नॉर्मली देखो तो क्या रहता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लगेगा वहां पे, जैसे कि PbI4 या BiI5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उसी तरह TlI3 को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, बट TlI3 एक्सेप्शनली एग्जिस्ट कर पाता। और इसका रीजन ये है कि TlI3 जो ब्रेक होता है, जो एग्जिस्ट करता है, वो Tl+1 एंड I3- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो Tl+1 और I3-, तो यहाँ पे थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहता है, और थैलियम +1 में है तो थैलियम +1 में ही मोर स्टेबल होता है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग इस केस में। एक ये अलग टाइप का पॉइंट है इसमें, और वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है एक्सेप्शन नहीं, तो वो कैसे एग्जिस्ट करता है, तो थैलियम+1 एंड I3- में। तो ये था इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में जो अगर मैं समराइज करूं अगर 1 मिनट में यहाँ पे, तो सिंपल सा था कि ग्रुप 13, ग्रुप 14 और 15 का एलिमेंट्स, और वो भी लास्ट का 3 एलिमेंट्स इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर रहा था वहां पे। और जब इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता था तो दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट है यहाँ पे। और एक स्टेबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट जो आ रहा था, ये इसको याद रखना है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउनवर्ड स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। तो इसको कॉपी करो जल्दी से। नेक्स्ट है इसमें एक्सेप्शन वाला पॉइंट फिर से समझे ना, कौन सा, लास्ट एक्सेप्शन वाला। एक्सेप्शन वाला। देखो इसमें यहाँ पे TlI3। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली अगर सोचोगे, इसमें लास्ट पॉइंट का मीनिंग ये था कि आयोडीन का भी तुम लोग क्या ले रहे थे इन जनरल, ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रहा था -1। तो वैसे अगर सोचोगे कि Tl+3 और I-, ये फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। थैलियम+3 में लेस स्टेबल होता है, थैलियम किस में मोर स्टेबल होता है, +1 में। और ये अगर +3 में अगर आ रहा है यहाँ पे है, तो थैलियम +3 में सिर्फ किसके साथ एग्जिस्ट कर पाएगा, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे थैलियम नॉर्मल सोचो ये +3, बट इस तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एग्जिस्ट भी करता है तो किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ये Tl+1 और I3- में एग्जिस्ट करता है। ओवरऑल क्या न्यूट्रल है, तो थैलियम पे +1 चार्ज, और I3- जो मॉलिक्यूल बन रहा है यहाँ पे, उस पूरे पे नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ पे। तो ये तुम्हें याद रखना है कि TlI3 जो एग्जिस्ट करता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, थैलियम+1 और I3-, इस टाइप से ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सर लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट तो I का -1 है ना। बिल्कुल -1 है, बट यहाँ पे जब भी ब्रेक होगा ये थैलियम+1 और I3-, जो कि देखोगे इसमें NH4+ और Cl-। NH4+, ये जो एक पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे NH4+ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अमोनियम क्लोराइड। उसी तरह TlI3 जो रहता है यहाँ पे तुम्हारा, ये भी जब ब्रेक होता है यहाँ पे, तो एक पे +1 और I3 पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। इसका एग्जिस्टेंस इसी टाइप से होता है, क्योंकि +3 में वो आ ही नहीं पाता वहां पे। जब एग्जिस्ट ही करता है इसी टाइप से एग्जिस्ट करेगा। बाकी ये पॉइंट है, इसको यहाँ पे दो चीजें याद रखना है कि TlI3 एग्जिस्ट भी करता है, और किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, तो Tl+1 जब ये ब्रेक होगा तो किस तरीके से ब्रेक होगा, Tl+1 और I3-।
नेक्स्ट है इसमें नया टॉपिक मुझे स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, इसमें बस एक दो छोटे छोटे टर्म उसको देख लेते हैं यहाँ पे। एक हम लोग पीछे पढ़े हुए थे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो वो क्या रहा था, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोल रहे थे हम लोग, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। उसी तरीके से एक और है यहाँ पे टिपिकल एलिमेंट्स, उसको देखते हैं क्या आता है टिपिकल एलिमेंट्स। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। बस एक टर्म है उसको जानना है, टिपिकल एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, एक्सेप्ट नोबल गैस are called typical elements, are called typical elements। अब थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में कौन कौन सा आता है इसमें, यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, phosphorus, क्लोरीन और सल्फर आर्गन। बट आर्गन जो यहाँ पे थी तो नोबल गैस आ गई, तो इसको छोड़ देना था यहाँ पे। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैस आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। देखते हैं इसका रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको क्यों बोला जाता है ऐसा, पहले तो याद रखना है यहाँ पे कि जो भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है एक्सेप्ट नोबल गैस, दैट मीन्स आर्गन को छोड़ करके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टिपिकल एलिमेंट्स। अब देखो इसका रीजन क्या रहा था यहाँ पे। अब इसके ग्रुप का जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पे, जैसे कि सोडियम की बात करें यहाँ पे, बस उसको समझ लोगे कि सोडियम के ऊपर कौन सा एलिमेंट रहता है, इसमें लिथियम। और सोडियम आ रहा है यहाँ पे, सोडियम के नीचे का एलिमेंट्स फिर क्या रहेगा तुम्हारा, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इसका जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट जो भी होता है यहाँ पे सेकंड, इसके यहाँ पे क्या रहता है, बेरिलियम, बोरन, इसके ऊपर का कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो जो भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है उसका बिहेवियर अपने ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स है उससे डिफरेंट होता है। सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, उसका अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट से बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। लेकिन बिहेवियर क्यों अलग होता है अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट से, क्योंकि जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। और जब क्योंकि जब फ्लोरीन ऑक्सीजन का लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन, उसमें तो डी रहता ही नहीं, 2D होगा ही नहीं। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, जिसके चलते सेकंड पीरियड का एलिमेंट का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से। इसमें जो बिहेवियर जो होता है या बाकी का जो प्रॉपर्टीज होता है, ग्रुप थर्ड से नीचे जो भी एलिमेंट्स है, सॉरी ये पीरियड जो आ रहा है तुम्हारा थर्ड, देखिए इसमें आगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसके नीचे का जो भी एलिमेंट्स होगा उस ग्रुप का, देखिए आप पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इसका सबका जो प्रॉपर्टीज है सेम प्रॉपर्टीज आता है जो सोडियम का रहेगा। फास्फोरस के या सिलिकॉन किसी का ले लो, इसमें आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये टिपिकल एलिमेंट्स इसको इसलिए बोला जा रहा है कि इस एलिमेंट्स के जो नीचे, इस ग्रुप का जो नीचे का एलिमेंट्स है सबका प्रॉपर्टी एक जैसा रहता है यहाँ पे, एक्सेप्ट सेकंड पीरियड एलिमेंट जो कि यहाँ पे नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ लास्ट में, बस नोट तो इतना ही करना था तुम्हें यहाँ पे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन को क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट, क्योंकि इसके नीचे का जो भी एलिमेंट्स है उसका प्रॉपर्टी इसी से मैच करता है, इसी एलिमेंट से। दैट मीन्स को क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट। और बाकी डायरेक्टली इसको याद रखना है, वो रीजन नहीं पूछा जाता जनरली कहीं पे क्यों इसको ऐसा बोलते हैं, बट ये याद रखना है
इसी एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स बोला जाता है। हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ रहा होंगे, लाइक एस ब्लॉक की ब्लॉक, उसमें लोग पढ़ेंगे वहां पे कि जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स होता है उसी ग्रुप के एलिमेंट्स से बाकी उसी ग्रुप का जो एलिमेंट्स है उससे बिहेवियर उसका डिफरेंट होता है सेकंड पीरियड एलिमेंट का। और एक लास्ट पॉइंट और ऐड कर लोगे यहाँ पे, ये टिपिकल एलिमेंट्स बस इतना ही जाना था, किसी एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, टिपिकल एलिमेंट्स। नेक्स्ट है इसमें द एलिमेंट्स, ये भी बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट है। द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, the elements after uranium are called transuranium elements। ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स, ये भी एक टर्म, बस उसको याद रखना, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है इसमें कि कहीं पे अगर आ गया कि ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, तो जो भी एलिमेंट डेट में जिसका एटॉमिक नंबर यूरेनियम के एटॉमिक नंबर के बाद आ रहा है, तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कौन बताओगे? 2 यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92। 92 तो 92 एटॉमिक नंबर के बाद जो भी एलिमेंट्स है जो कि यूरेनियम के बाद आ रहा है उसी को क्या बोला जा रहा है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ये दोनों बस टर्म था, इसको बस याद रखना, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं था। टिपिकल एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स को बोलते हैं और बाकी एक ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। सो ठीक है, यहाँ तक हम लोग जो बेसिक पार्ट था इसका। अब नेक्स्ट क्लास कल भी है तो उसमें हम लोग देखेंगे एटॉमिक रेडियस स्टार्ट करना उसमें, कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में जाते हैं क्या होता है, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसमें क्या रहेगा, तो सारी चीजें स्टार्ट कर पाएंगे कल के लेक्चर में। सो ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं सेशन यहीं पेंड करता हूँ। तुम्हारा एक लेक्चर और भी है, एक क्या 2 लेक्चर होगा अभी तो। और कुछ लोग सोच रहे हो कि जो अटेंडेंस है तुम लोगों का अभी दिवाली के टाइम में लोग घर गए होगे, जो भी है अगर घर पे भी हो क्लास तो अटेंड कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि लेक्चर मिस हो जाएगा तो फिर मुश्किल होता है इसमें। हाँ बताओ। सर वो मैजिक नंबर्स का यूज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। मैजिक नंबर का यूज करने में, तो मैजिक नंबर का देखो उसमें सिंपल है, मेनली हम लोग किसको यूज करते हैं वहां पे, एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है ग्रुप वाइज उसमें वो हेल्प करता है वहां पे। कोई भी अगर मैजिक किसी भी ग्रुप का ले हुए है तो उसमें वहां पे जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो भी एक ग्रुप का एलिमेंट्स है, ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, तो तुम्हें अगर कुछ एटॉमिक नंबर तुम्हें याद है कुछ एलिमेंट्स का तो फिर उसका यूज इजिली कर पाओगे। देखिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का कुछ अगर याद है तुम्हें, तो फ्लोरीन का कितना होता है स्टार्टिंग का अगर याद होना चाहिए तुम्हें, और बिल्कुल भी अगर अप टू 30 या 40 तक भी याद नहीं है तो फिर उसका यूज ढंग से नहीं कर पाओगे। तो फ्लोरीन का क्या होता है 9, फ्लोरीन का क्या होता है इसमें यहाँ पे है 17, 70 इसमें कितना ऐड करेंगे हम लोग जो 17 आ जाएगा 8। 8। 8 अब 17 के बाद फिर अगर 8 ऐड करते हैं वो क्या जाएगा तुम्हारा 25 ही आएगा, जो कि मैग्नीज होता है, वो तो 8 ऐड करने से नहीं काम चल रहा है। तो ब्रोमीन जो आ रहा है तो उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा तुम्हें 18। सर लेकिन मॉड्यूल का मैं सेक्शन है सॉल्व कर रहा था पार्ट 2 का, उसमें एटॉमिक नंबर ऑफ एजी 47 दिया, और फिर उसके ग्रुप के आगे के मतलब उसके ग्रुप में का अगला और पिछला एलिमेंट पूछा हुआ है, तो देखो इसमें क्या है, 47 से अभी क्या कॉप सब्सट्रैक्ट करे, कॉपर ऐसे और समझ एजी में और नहीं एयू, आता। मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, कॉपर और एजी और एयू। अब देखो यहाँ पे मुझे पीरियड यस। वाइज देखना है, यहाँ पे ये तुम्हारा जो कि एजी है और ये कॉपर, तो कॉपर तुम्हारा किस पीरियड का एलिमेंट है यहाँ पे, तो ये 4th पीरियड का एलिमेंट है यहाँ पे। तो कॉपर जो आ रहा है तुम्हारा 4th पीरियड का एलिमेंट है, तो उस पर डिपेंड करता है किस पीरियड के बाद से स्टार्ट हो रहा है वहां पे। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा तुम्हारा इसमें 29, यहाँ पे क्या रहा था कि +8 +18,
आयोडीन की बात करें हम लोग यहाँ पे है, इसमें भी क्या ऐड कर रहे थे 18, ये 35 और ये क्या हो रहा था 53। तो जब अगर ग्रुप 14 से ये 4th पीरियड से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा, अगर पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें फिर क्या ऐड करेंगे हम लोग 18, और 18 के बाद फिर क्या होगा इसमें स्टेटाइन में 85 32। तो वहां पे देखोगे पीरियड टेबल में कि कॉपर 4th पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, ये 5th का, और ये फिर 6th का यहाँ पे। तो 4th से स्टार्ट अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसमें हम लोग 18 ही ऐड करेंगे। तो 29 + 18 ये क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें यहाँ पे 47। और इसमें अगर 18 ऐड कर दिए, अब क्या होगा 5th पीरियड पे पहुंच गए, तो 5th के बाद अगर 6 पे जा रहे हैं हम लोग तो उसमें फिर 32 ऐड करना है यहाँ। ये क्या आ जाएगा 47 + 32 79, जो कि गोल्ड का आ जाएगा तुम्हारे एटॉमिक नंबर। वो स्टार्टिंग तो वैसे हम लोग कहाँ से किए थे 2 8 8 18 18 32 32। ये तुम्हारा किसके लिए था, अगर 5th पीरियड का ये 1st पीरियड का एलिमेंट है और उसके बाद अगर 2nd पे जा रहे हैं तो 2 ऐड करना है, और अगर 2nd पीरियड का एलिमेंट है और उसके बाद अगर 3rd पे जा रहे हैं तो फिर 8 ऐड करेंगे वहां पे। 3rd के बाद अगर 18 4th पे जा रहे हैं तो फिर से 18 ऐड करेंगे। 4th से अगर 5th पीरियड पे जा रहे हैं तो फिर से 18, और 5th से अगर 6 पे जा रहे हैं तो 32 ऐड करना है। तो पीरियड वाइज भी वेरी करता है वहां पे। ये जो आ रहा है यहाँ पे 288, तो स्टार्टिंग का कुछ एटॉमिक नंबर तुम्हें पता होगा तो फिर गेस कर पाते हैं वहां पे कि कॉपर स्टार्ट ही होता है 29 से। 29 से जो ग्रुप आ रहा है तुम्हारा, इसमें 12 ग्रुप का एलिमेंट है ये कॉपर, सॉरी ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 11 ग्रुप का आ जाएगा, कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो तुम्हें वो पीरियड नंबर पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलो ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में, कल के लेक्चर में। बाकी होमवर्क इसका देखोगे एटॉमिक रेडियस से जो पहले वाला सेक्शन है, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो सेक्शन है, वो भी अब कर पाओगे। तो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ फिर अभी यहीं पे।